आशी और अर्नव खुद में ही खोए हुए थे। अर्नव की नींद सुबह के 10 बजे खुलता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बाहों में आशी सोई हुई थी। अपनी बाहों में देखकर उसकी आंखें बहुत सुकून सी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस कर लिया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग बच्चा। यह गुड मॉर्निंग हमारी ज़िंदगी की बहुत ही हसीन और प्यारी मॉर्निंग है। आशी भी उसकी बाहों में गुनगुनाने लगी। वह जब आंखें खोली तो अर्नव उसी को देख रहा था। उसे देखते हुए खुद को देखा जो कि इस वक्त वह विदाउट ड्रेस में थी और अर्नव भी। वह शर्मा गई और अपने चेहरे को कंबल में ढक ली। यह देखकर अर्नव हंस पड़ा और कहने लगा, बच्चा अभी भी हमारे बीच कोई पर्दा है क्या? आप क्यों इस तरह से मुझसे छुप रही हैं? अब कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से छुपाने का। अब तो आप मेरी जान हो ना। यह सुनकर आशी और भी ज़्यादा शर्माने लगी और अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाए जा रही थी और अर्नव के सीने से लग गई। अर्नव उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, जब आप इतने करीब आओगी तो फिर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, शक होने लगेगा। आप क्या चाहती हैं? इतना सुनकर आशी अर्नव से दूर हुई और वह चादर को लपेटे हुए वॉशरूम में जाने वाली थी कि अर्नव उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आशी पूरी तरह से हैरान नज़रों से इस वक्त अर्नव को ही देखे जा रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक से अर्नव ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि उसकी चादर ज़मीन पर गिर गई थी और वह ऐसी सिचुएशन में थी कि वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी, पर अर्नव तो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसे दीवार से लगाकर उसके चादर को उठाकर उसके ऊपर डाल दिया और कहने लगा, आप हमें छोड़कर वॉशरूम में क्यों जा रही हैं? साथ में चलते हैं ना शावर लेने। आशी, जी नहीं, मैं पहले जाऊंगी और आप बाद में जाएंगे। अर्नव, जी नहीं, साथ साथ चलते हैं ना। आशी, जी नहीं, आप पहले जाओ या फिर मैं जाऊंगी, या मैं पहले फिर आप बाद में जाओ। अर्नव, मेरा बच्चा ऐसे क्यों आप सोच रही हैं? साथ में चलते हैं ना शावर लेने। आशी, आप समझते क्यों नहीं हैं? फिर से आप वही सब करेंगे। यह सुनकर अर्नव हैरान नज़रों से आशी को देखने लगा और कहने लगा, एक ही शर्त पर मैं आपको जाने दूंगा और वह यह कि आप मुझे किस्ती दोगी। यह सुनकर के आशी और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें करके अर्नव को देखने लगी और कहने लगी, आप भी ना बहुत ज़्यादा ही शरारती होते जा रहे हैं। इतना कह करके अर्नव के गाल पर फ़ौरन से किस करके वॉशरूम में भाग गई। अर्नव आशी की इस हरकत पर मुस्कुरा उठा था और बेड पर आकर तकिए को गले लगा लिया और कहने लगा, आशी आप भी ना बहुत प्यारी हो मेरा बच्चा। इतना कहकर वह बेड को सही तरीके से ठीक करने लगा। बट वह जब बेड सही कर रहा था तो बेड पर नज़र जाते ही उसे वहाँ कुछ दिख गया और वह स्माइल करते हुए कहने लगा, आशी अब बहुत प्यारी हो, आई लव यू आशी जी। तभी वह बेड पर बैठकर सोच में पड़ गया कि आशी वॉशरूम से शावर लेकर के आ गई थी और ड्रेसिंग रूम में जाकर बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने अपने बाल सही करने लगी। हाथों में चूड़ियाँ, कान में झुमके, पिंक लिपस्टिक, आँखों में काजल। आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जब आशी देखती है कि अर्नव बेड पर बैठे हुए पता नहीं क्या सोच रहा है और खुद में ही खोए हुए हैं, वह फ़ौरन से अर्नव के करीब गई और कहने लगी, क्या हुआ अर्नव जी, आप इस तरह से कहाँ खोए हुए हैं? अर्नव होश में आता है, कहने लगा, आप शावर ले ली, अब लग रही है ना आप मेरी प्यारी सी वाइफ ही हैं। आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। इतना कह कर के आशी के गाल पर किस कर दिया और कहने लगा, आई लव यू माई वाइफी। आशी भी मुस्कुरा करके, आई लव यू टू माई जान। आशी अर्नव के गले लगी हुई थी कि अचानक से उसे बेड पर नज़र पड़ी। वह फ़ौरन से अर्नव से दूर हुई और कहने लगी, यह सब क्या हो गया है? मैं तो सोच भी नहीं सकती और यह ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई देखेगा तो। अर्नव आशी को परेशान होते हुए देखकर कहने लगा,
ओहो माय वाइफी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? यह बस छोटी सी तो बस ब्लड का दाग है। मैं अभी इसे हटा देता हूँ और दूसरा चादर डाल देता हूँ। आप फिक्र मत करिए। आशी घबराई हुई, पर कोई दिखेगा तो। अर्नव आशी के करीब आ गया और कहने लगा, बच्चा आप इस तरह से परेशान क्यों हो रही हैं? यह तो सब जानते हैं ना। इतने में ही उनके कमरे का डोर नॉक हुआ। आशी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। अर्नव आशी को रिलैक्स रहने के लिए बोला और दरवाज़ा खोलने चला गया। जब दरवाज़ा खोला तो सरोजनी जी थी और वह अंदर कमरे में आ गई और कहने लगी, क्या कर रहे हो आप लोग दोनों? जल्दी से रेडी हो जाइए, आशी को पग फेरे के लिए उनके मम्मी के यहाँ जाना है और आप भी साथ जाएंगे। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके दादी माँ, मैं चला जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ वॉशरूम शावर लेने। आशी अभी तैयार हो गई हैं। सरोजनी जी यह सब बातें कहते हुए अंदर भी आ गई थी और वह जब देखती हैं कि चादर पर दाग, वह देख करके कुछ नहीं कहती हैं, बस उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पर यह सब देखकर आशी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी कि अब दादी माँ भी देख ली हैं, वह क्या मेरे बारे में सोचेंगी। अर्नव सरोजनी जी की तरफ इशारे से कुछ कहा। सरोजनी जी अर्नव का इशारा समझ गई। वह आशी के पास आई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा? आशी सरोजनी जी को अपने सामने देखी तो वह सरोजनी जी के पैर छूती है। तभी सरोजनी जी उसे अपने गले लगा ली और कहने लगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की पहली सुबह है, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और इस प्रॉब्लम की आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। यह प्रॉब्लम तो आम है बेटा और आप तो बहुत अच्छी हैं, इस बात का यह सबूत है। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस फील कर रही थी, पर सरोजनी जी की बात सुनकर आशी में कॉन्फिडेंस आती है। अर्नव फ़ौरन से उस चादर को हटा देता है और अलमारी से दूसरा चादर लाकर बिछा देता है और वॉशरूम में चला जाता है। सरोजनी जी आशी के हाथ पकड़े हुए कहने लगी, चलिए बेटा हम लोग नीचे चलते हैं, अर्नव तैयार होकर आ जाएगा। आशी, जी दादी माँ, इतना कह कर के आशी सरोजनी जी के साथ चल पड़ी। जब आशी नीचे आती है तो देखती है सभी लोग बैठे हुए हॉल में बातें कर रहे थे। तभी आशी और सरोजनी जी को देखकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मधु दौड़ करके आशी के पास आई और कहने लगी, आशी भाभी आज बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, आपके जैसा तो कोई भी नहीं होगा इस जहाँ में, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी चाह रहा है मैं आपको कहीं लेकर भाग जाऊँ। उसकी बातें सुनकर सब लोग हंस पड़े। आशी नीचे आते ही किशोर जी और निशा जी के पैर छूती है। वह दोनों लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। आशी कहने लगी, दादी माँ मैं किचन में जा रही हूँ, मैं कुछ मीठा बना देती हूँ। सरोजनी जी कहने लगी, पर बेटा आज तो आपको पग फेरे के लिए जाना है ना, आप आकर बना लीजिएगा। आशी, नहीं दादी माँ मैं बना लेती हूँ ना। इतना कह कर के वह किचन में चली गई। आशी किचन में जाकर देखती है कि सर्वेंट छोले कुलचे मटर पनीर बना चुकी थी। वह गाजर के हलवे खीर पूरी बना दी। अर्नव शावर लेकर नीचे आता है और वह पूरे जेंटलमैन की तरह सूट में आया। वह काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। वह नीचे आकर सबके पैर छूता है। विजय देखकर कहने लगा, क्या भाई आज तो आपके चेहरे पर अलग ही निखार है, रोज़ कुछ अलग लग रहे थे पर आज तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। यह सुनकर अर्नव अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, पर सबको न दिखाते हुए कड़क आवाज़ में कहने लगा, तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा नहीं मुझे नोटिस करने लगे हो, और हाँ तुम्हारी दिव्या का क्या हाल है, वह आई कि नहीं? यह सुनकर के विजय की बोलती ही बंद हो गई। अर्नव अच्छे से जानता था कि विजय को कैसे चुप कराया जा सकता है। सब लोग उसे देख रहे थे और मुस्कुरा उठे। अर्नव इस वक्त आशी को ही ढूंढ रहा था। उसकी नज़रें इधर उधर देख रही थी। आशी को न देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि आशी कहाँ चली गई। सरोजनी जी उसके नज़रों का पीछा करते हुए कहने लगी, आशी बेटा किचन में है, उन्हें ढूंढ रहे हैं आप। सरोजनी जी समझ गई थी कि अर्नव इस वक्त क्या देखना चाह रहा है। अर्नव शर्मा गया और सोफे पर आकर बैठ गया। तभी सर्वेंट आई और कहने लगी, सब लोग चलिए नाश्ता रेडी है और सर्व भी हो गया है, छोटी मैडम बुला रही हैं आप सभी लोगों को।
छोटी मैडम का नाम सुनकर अर्नव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और वह फ़ौरन से सबसे पहले डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। वह देखता है कि आरशी साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम उसकी वाइफी की तरह काम कर रही थी। वह फ़ौरन से आरशी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। आरशी कहने लगी, हटिए, कोई देख लेगा ना। अर्नव, आप कैसे समझ गई कि मैं हूँ? आरशी, मैं सब समझती हूँ, आपके अलावा कोई मुझे ऐसे टच कर ही नहीं सकता है। अर्नव, अच्छा जी। आरशी, हाँ जी, और चलिए बैठ जाइए, वरना कोई देख लेगा और फिर एम्बैरेसिंग फील होगा, समझे आप। मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। तभी सब लोग आ जाते हैं। अर्नव आरशी से दूर हो जाता है। सर्वेंट और आरशी सबको खाना सर्व कर देते हैं। सरोजनी जी और किशोर जी कहने लगे, बेटा आप भी बैठ जाओ, हमारे साथ चलिए, नाश्ता कर लीजिए, आपको भी जाना है ना पग फेरे के लिए अपनी मम्मी के यहाँ। इतना सुनकर आरशी मुस्कुराने लगी और वह भी अर्नव के बगल में बैठ गई और वह भी नाश्ता करने लगी। आरशी बहुत अच्छा सा खीर और हलवा बनाई थी। सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। सरोजनी जी अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से एक बहुत ही अच्छा सा तोहफ़ा लेकर आई और उसे खोलकर आरशी के सामने रख दी और कहने लगी, यह आपके लिए है बेटा, यह पुश्तैनी हार है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था और फिर मैं अपनी बहू को दी थी। फिर यह पुश्तैनी हार मेरी बहू अपनी बहू को देनी थी। बट इतना कह कर के वह शांत हो गई। आरशी, कोई बात नहीं दादी माँ, आपकी भी तो मैं बहू ही हूँ ना। किशोर जी, नहीं, आप तो मेरी बेटी हैं। आरशी सुनकर स्माइल करने लगी और किशोर जी के गले लग गई और कहने लगी, थैंक यू दादाजी। सरोजनी जी पुश्तैनी हार को देते हुए कहने लगी, अब आपसे मुझे कुछ चाहिए और एक वादा चाहिए। आरशी खुश होकर, क्या चाहिए दादी माँ, आप बताइए तो सही। मुझे परपोता चाहिए। इतना सुनते ही आरशी शर्मा गई, उसके गाल पूरे शर्म से लाल हो गए थे। वह अर्नव को तिरछे नज़र से देखने लगी। अर्नव भी मुस्कुरा रहा था। विजय, हाँ भाभी, दादी माँ सही कह रही हैं, मुझे भी चाचू कहने वाला कोई तो चाहिए ना, मुझे अब ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मधु, हाँ भाभी माँ, मैं भी बुआ कहलाऊँ ना, जितनी जल्दी हो सके आप मुझे बुआ बना दीजिए। आरशी पूरी तरह से शर्मा गई और वह वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अर्नव भी शर्माता हुआ उसे जाते देख रहा था। मधु कहने लगी, भाई आप भाभी को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? अर्नव, दे दूंगा मैं, अभी कोई प्लान नहीं था मेरा। मधु, आप परेशान मत होइए, मैं वाइफी को गिफ्ट कर दूंगा। ओके मधु। ओके भाई। उसके भी चेहरे लाल हो गए थे। तभी उसे ख्याल आया और कहने लगा, विजय, उन तीनों का क्या हाल है? अब अर्नव पूरा सीरियस हो चुका था। विजय भी समझ रहा था कि अर्नव से अब मजाक करना ठीक नहीं है और वह कहने लगा, अर्नव भाई, वह तीनों बेसमेंट में हैं, आप चाहे तो मिल सकते हैं। अर्नव, तो क्या उन तीनों को खाना वाना दिए ना? मैंने रात को भी उन्हें वही खाना दे दिया था और आज सुबह में भी जा रहा हूँ देने। ओके, उनका ख्याल रखना, मैं आते ही मिलूँगा उनसे, मैं अभी अपना मूड डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इतना कह कर के अर्नव अपने कमरे में चला गया। आरशी बेड पर बैठे बस नीचे बात हुआ था वही सब सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। अर्नव अपने कमरे में गया और देख रहा था कि आरशी बस मुस्कुराए जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह भी मुस्कुराने लगा। आरशी के पास जाकर कहने लगा, क्या हुआ मैडम, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? आरशी होश में आई और कहने लगी, कुछ नहीं, और वह फिर उठ गई। अर्नव उसके हाथों को पकड़ के अपने करीब खींच लिया और अपनी गोदी में बैठा लिया। आरशी उसके लिए तैयार नहीं थी। वह पूरी हैरान हो गई कि अर्नव जब देखो तब उसे अचानक से अपने करीब खींच लेते हैं। वह गुस्सा से अर्नव के चेस्ट पर मारते हुए कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, जब देखो तब मुझे अपने करीब अचानक ही खींचते रहते हैं, मुझे डराते रहते हैं। ऐसे कौन खींचता है बताइए? अभी वही इतना बोल ही रही थी कि अर्नव अचानक से उसे बेड पर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर हो गया। यह पलक झपकते ही हो गया और इसके लिए भी आरशी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अर्नव इस तरह अचानक से करता था कि आरशी हमेशा चौंक जाती थी और उसके लिए तैयार भी नहीं होती थी और फिर कहने लगी, आप बिल्कुल भी सुधर नहीं सकते हैं ना?
अभी वह बोल ही रही थी कि अर्नव अचानक से उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और उसे किस करने लगा। और अर्नव के इस तरह बिहेव करने पर आरशी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ऐसे ही तो तंग करता था ना अर्नव आरशी को। अब तो पूरी छूट मिल गई थी। अर्नव जब भी जी चाहे अब आरशी को परेशान कर सकता था। आरशी को बहुत ही सॉफ्टली किस किए जा रहा था। आरशी परेशान हो रही थी, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वह अर्नव को धक्का दे रही थी पर अर्नव उसके हाथों को पकड़ लिया था। धीरे धीरे आरशी उसे हटाना भी छोड़ दी। यह देखकर अर्नव उसे किस करना छोड़ दिया और बेड पर बैठ गया और उसे भी बैठा दिया और कहने लगा, आप जितना मुझे रोकेंगी ना उतना मैं आपको परेशान करूँगा। अब तो मैं अनलिमिटेड आपको परेशान कर सकता हूँ और यह मैं प्रूफ के साथ। अब मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है, समझी आप। इतना कहकर आरशी को फिर से अपनी गोदी में बैठा के उसके माथे पर किस कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। आरशी भी उसके पागलपन को देखकर कभी खुश हो जाती तो कभी गुस्सा हो जाती। कहने लगी, पगलू हो आप, बिल्कुल भी समझते ही नहीं हो। एकदम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कभी भी कैसे भी बेड पर सुला देना, बैठा देना, यह कैसे करते हो आप यार। अर्नव आप कहे तो एक बार और करके दिखाऊं। आरशी, नहीं चलिए चलते हैं। अर्नव, हाँ चलते हैं, पर आप अपने बाल, साड़ी और अपने फेस थोड़ा ठीक तो कर लीजिए ना। ऐसे जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच अभी क्या कुछ हुआ है। और वैसे भी सब लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे पापा कब बना रही हैं और आप मम्मी कब बन रही हैं। इतना सुनकर के आरशी पूरा शर्मा गई और अर्नव से कहने लगी, आप भी ना सब लोगों के जैसे ही बातें करते हैं, आप चुप हो जाइए, मुझसे बात मत करिए, मुझे नहीं पता। और वह अर्नव से दूर होकर मिरर के सामने चली गई, अपने बाल सही करने लगी। आरशी के बाल लंबे थे और वह नीचे से कॉम्ब नहीं हो पा रहे थे उसके बाल। अर्नव यह देख करके उसके करीब आया और उसके हाथ से कॉम्ब लेकर के खुद ही उसके पीछे के बाल को सही करने लगा और कहने लगा, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप जब चाहें तब हम प्लान कर सकते हैं, बट अभी हमें एंजॉय करना है। मैं खुद अभी नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच अभी कोई तीसरा आए। मैं खुद अभी एक बच्चे को संभाल रहा हूँ, तो फिर दूसरा बच्चे को कैसे संभाल लूँगा। और मैं यह नहीं कहता हूँ कि कभी मैं तीसरे बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगा, मैं तो हमेशा से रेडी हूँ, बट मैं अभी अपने बड़े बच्चे को संभालना चाहता हूँ। इतना सुनकर आरशी मुस्कुरा उठी और वह फ़ौरन से अपने फेस को सही की और फिर अपने लिपस्टिक को, जो कि अर्नव उसे किस करके ख़राब कर चुका था, उसने अपने लिपस्टिक को सही किया। अर्नव फ़ौरन से अपने कपड़े को सही किया और कहने लगा, चले बेबी। आरशी को आगे हाथ करके चलने को कहा। आरशी आगे आगे चलने लगी, अर्नव उसके पीछे। वह दोनों नीचे आते हैं। अर्नव कहने लगा, दादी माँ हम चलते हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। सरोजनी जी कहने लगी, संभल कर जाइएगा और जाकर हमें कॉल कर दीजिएगा। ओके दादी माँ। विजय बाहर तक आया और कहने लगा, अर्नव भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ मधु को लेकर के। मधु भी ऑफिस जाने के लिए कह रही थी, वह भी ज़रा ऑफिस का काम देख लेगी। आप तो वैसे भी आज ऑफिस नहीं आएंगे अर्नव। हाँ कल हम दोनों ऑफिस आएंगे, आज नहीं। विजय ओके अर्नव। विजय उन तीनों को देखना, उन पर कड़ी नज़र रखना, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और वह आंखों के इशारे से बोला ताकि आरशी कुछ समझ ना पाए। और आरशी उन पर ध्यान भी नहीं दी क्योंकि मधु भी साथ में थी, तो मधु और आरशी बात करने में लगी हुई थी। अर्नव इतना कहकर आरशी के लिए कार का दरवाज़ा खोला और आरशी कार में बैठ गई। अर्नव ड्राइविंग सीट पर बैठा। ड्राइवर को वह लेकर नहीं जा रहा था, खुद ही ड्राइव करना चाहता था क्योंकि वह आरशी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। गार्ड ने अर्नव के कार को देखा तो मेन डोर खोल दिया। अर्नव ड्राइव करते हुए आरशी को भी देख रहा था। आरशी आप ड्राइव करिए, मुझे मत देखिए ना, मुझे आप बाद में भी देख सकती है ना। अर्नव क्या करूं, आपसे नज़र ही नहीं हटती है मेरी।
आशी मुस्कुरा उठी। इसी तरह नोक-झोंक करते हुए कुछ ही देर में आशी अपनी मम्मी के यहाँ पहुँच गई। लता जी पहले से ही आशी के स्वागत के लिए सब कुछ तैयार कर चुकी थी। आशी और अर्नव दरवाजे पर खड़े थे। लता जी आशी और अर्नव की आरती उतारी और फिर दोनों को हॉल में लेकर गईं। आशी लता जी के पैर छूती है। लता जी कहने लगी, बेटियां पैर नहीं छूती हैं। वह आशी को फ़ौरन से सीने से लगा ली। कैलाश जी भी आशी को गले से लगा लिए। आशी सिमरन से मिली और विजय से भी। सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वह सब बातें करने में लग गए। अर्नव को सिमरन, अजय, लता जी, कैलाश जी सब ने अपने तरफ से बहुत ही गिफ्ट दिए और यह शगुन था। और फिर देखते ही देखते लंच का भी टाइम हो गया था। सब ने मिलकर लंच किया। कुछ देर रुकने के बाद अर्नव कहने लगा, तो फिर हम लोग चलते हैं। लता जी कहने लगी, मेरी बेटी का आप ख्याल रखिएगा। मेरे पास आशी बेटा, आपको जब मन करे तब आप हमसे मिलने आ जाइएगा। आशी आंखों में आंसू भरे हुए कहने लगी, हाँ। लता जी भी आंखों में आंसू भर ली। कैलाश जी की भी आंखें भर आई थी। यह देखकर अजय कहने लगा, मेरी प्यारी सी बहन की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल भी रो नहीं सकती हैं। आशी अजय के गले लग गई। सब लोग हंस पड़े। सिमरन भी आशी के गले लगी। सब लोग मिलकर आशी और अर्नव को खुशी खुशी विदा किए। अर्नव और आशी मिलकर घर की तरफ निकल पड़े। आशी और अर्नव कुछ ही देर में खुराना मेंशन पहुंच गए। अर्नव इस वक्त घर के अंदर नहीं बल्कि आशी का हाथ पकड़े हुए वह बाहर से ही बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में वह तीनों बंद थे। पागलों की तरह उसे बेसमेंट में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा। अर्नव जब गया तो लाइट जलाकर गया। लाइट जलते ही वह तीनों की आंखें चकमका गई और वह तीनों आशी को देखने लगे। आशी को देख कर के रीना ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो और हमें यहाँ पर बंद करके रखी हो। तुम्हारी वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें इतना नीचे गिरा दो, यह तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मैं ज़िंदा छोड़ दी, इसकी मुझे सज़ा मिल रही है। मैं बहुत पहले ही तुम्हें जान से मार दी होती तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं होता। इतना सुनकर के आशी अर्नव का हाथ कस के पकड़ ली, जैसे कि उसके दिल पर बहुत बड़ा धक्का लग रहा हो। वह तो उन्हें अपने अंकल आंटी समझ रही थी, पर यह लोग तो उसके पीठ में छुरा मारने की प्लान बना रहे थे। तभी ऑफिस से विजय भी आ गया और वह आते ही बेसमेंट में चला गया। अर्नव कहने लगा, इन तीनों का अब कहानी ख़त्म हो जाना चाहिए, पर इन्हें सारा हकीकत भी तो जान लेना है ना। और वह वहीं पर रखे हुए चेयर पर बैठ जाता है और आशी को भी अपने गोद में बैठा लिया और कहने लगा, तुम तीनों बस चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो। यह मेरी वाइफ ही है, इस पर नज़र डालना या फिर कोई भी बात कहना, तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बुरा होगा तुम लोगों के लिए। बोलने से पहले 100 बार सोच लो कि किसके बारे में बोल रहे हो। यह खुराना परिवार की बहू है। इतना सुनते ही रीना कहने लगी, तुम कौन होते हो इस तरह से इसे महारानी बनाने वाले? यह किसी भी लायक नहीं है। अर्नव रीना की बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं चाहूँ तो तुम्हारी वह हाल करूँ कि तुम बोलने के लायक भी न रहो, पर तुम एक औरत हो, इस वजह से मैं शांत हूँ। वरना इतना ही कहना था कि कोई चलता हुआ आया और वह कोई और नहीं बल्कि अर्नव की ही एक सर्वेंट थी, जो कि बॉडी से दिखने में बहुत ज़्यादा ही लड़ाकू लगती थी। वह रीना के बालों को पकड़ के फ़ौरन से ज़मीन में पटक दी। रीना की अकल ठिकाने आ गई। वह फ़ौरन से गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यह आशी देख नहीं पाई और कहने लगी, अर्नव जी प्लीज़ उसे रोक दीजिए ना। आशी की बातें सुनकर फ़ौरन से अर्नव कहने लगा, रुक जाओ। वह औरत रुक गई और वहाँ से चली गई। अब किसी के भी ज़बान से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला था। अर्नव कहने लगा, देख ली तुमने जिस इंसान को
तुम मारना चाह रही थी, वही इंसान तुम्हारा आज जान की रक्षा कर रही है। आसी फ़ौरन से अपनी जगह से उठी और कहने लगी, आंटी आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? मेरे साथ आप अभी भी नहीं बदल सकती हैं। आप बदल जाइए, मैं आपको इस सब से दूर आपके गांव भेज दूंगी। आप वहीं जाकर के आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकती हैं। मैं आपके लिए वह सब करने के लिए रेडी हूँ जो आप चाहती हैं, पर प्लीज़ मेरे लिए अपने दिल में इतनी नफ़रत नहीं रखिए। यह सुनकर के रीना अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आशी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अपने अहंकार और अपने घमंड में यह सब किए जा रही थी। मैं तो यह भी भूल गई थी कि मैं तुम जैसी बच्ची पर कितना जुल्म कर रही थी। मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे अब अकल आ गया है कि मैं जिस लड़की के साथ इतना सब कुछ, इतना बड़ा धोखा दी, उसे परेशान की, उसे नरक जैसी ज़िंदगी दी, उसने आज मेरी ज़िंदगी की रक्षा की। मोहन भी आशी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। आशी कहने लगी, आप दोनों अगर सुधर जाएं तो मैं कुछ नहीं करूँगी, आप लोग यहाँ से अच्छे से जा सकते हैं। रीना और मोहन की आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहा था। वह अर्नव और आशी के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगे। आशी अर्नव की तरफ देखकर कहने लगी, मान जाइए ना, और मुझे पता है यह दोनों लोग सुधर चुके हैं, अब ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अर्नव, पर वाइफी ऐसे कैसे? अभी वो बोल ही रहा था कि आशी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझ पर आपको भरोसा है ना? अर्नव हाँ में सिर हिलाया तो आशी कहने लगी, तो फिर आप भरोसा रखिए, मैं जो कह रही हूँ उसे करिए प्लीज़ ना। अर्नव, आपको प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वह सब करने के लिए रेडी हूँ। तभी शेखावत भी गिड़गिड़ाते हुए अर्नव के करीब आया। आशी यह देख कर के एकदम से पीछे हट गई। पीछे विजय था, उसे टकराते हुए बची। विजय उसे थाम लिया और कहने लगा, भाभी ध्यान से। आशी कहने लगी, पर इस इंसान को हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। यह इंसान बहुत ज़्यादा ही जालिम है। इसने मेरे साथ यह सोचकर आशी की आंखों में आंसू आ गए। यह देख कर के अर्नव के दिल में बहुत दर्द सा उठा था। आशी रीना और मोहन को साथ लेकर के बेसमेंट से बाहर निकली। अर्नव उन दोनों को अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ पैसे, खाना पीना, कपड़े सब देकर आशी के कहने पर उसे उन दोनों के गांव भिजवा दिया। वह दोनों सुधर चुके थे। अब वह आशी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही अब उन्हें कोई लालच थी। आशी अब रीना के बेटे को पढ़ने का भी खर्च उठाने लगी थी। वह बहुत ही अच्छे से हॉस्टल में पढ़ने लगा था। आशी अब बिल्कुल हैप्पी थी। शेखावत को अर्नव ने उसे जेल भिजवा दिया। उधर शेखावत की वजह से मिस्टर कुमार भी जेल में चला गया, क्योंकि वह भी अर्नव को फंसाने और चीट करने के कारण अर्नव ने उसे जेल भिजवा दिया, क्योंकि वह बहुत सारे गलत काम किया था। आशी अर्नव के साथ में ऑफिस जाया करती थी और ऑफिस में सारे काम संभालने लगी थी। उधर मधु का भी कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और आशी का भी। आशी मधु दोनों मिलकर ऑफिस संभालने लगी थी। विजय भी दिव्या के आते ही दिव्या को लाकर अपने सारे घरवाले को मिला दिया। विजय भी अब दिव्या के साथ में बहुत जल्द ही सेटल हो जाएगा। आशी और अर्नव अब एक साथ हो गए और सारे फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश थे। आशी बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला उसका ससुराल मिला, उसका परिवार मिला, उसका हस्बैंड मिला। अर्नव उसे तो अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता था। उसे कभी भी अकेलापन फील नहीं होने दिया। उसने हमेशा आशी का साथ दिया, एक पल भी उसे खुद से दूर नहीं हो जाने दिया। वह आशी को बेपनाह इश्क करता था और आशी भी उसके लिए अपनी जान निछावर करती थी। तो यह थी आशी और अर्नव की प्यार भरी कहानी। आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। इस कहानी का हैप्पी एंडिंग है, आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। अगर हो सके तो इस कहानी का सीज़न 2 आ सकता है। ऐसे ही और भी कहानी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और बेहद ही लाजवाब स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
उस लड़की के बात सुनकर के वह इंसान के एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो जाते हैं और वह कहता है कि ओहो, तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के शौक भी हैं। पैसों के लिए अपने बॉडी को बेचने के लिए इस बाज़ार में उतरी हो, तुम कमाल हो। शौक क्या नहीं करवाते हैं इंसान से। अच्छा ही किया कि मैं तुम्हें छोड़ दिया। तुम जैसी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी की आग बुझाने के काम लाई जाती हो। वह इंसान अपने दांत पीसने लगा था, पता नहीं क्यों, पर अचानक उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वैसे तो वह इंसान के शब्द उस लड़की को बहुत ही तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन वह अपनी तकलीफ़ों को उस इंसान को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए, जिस इंसान ने ना ही उसकी कद्र की और ना ही उसके जज्बातों को समझा, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, उसके फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया था, उसे कुछ क्यों दिखाए। वह चेहरे पर एक सेडेक्टिव सी मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को उसे इंसान के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक़ पूरे कर ही देती हूँ और तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसा ही नहीं, आज फंसा है तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही वो सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेन का कोई भी मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया है। एक कस्टमर रह चुके हैं। तुम्हारे उस आदमी की आंखों में हैरानगी थी और डार्कनेस भी। वह लड़का चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए वह लड़की से पूछा। यह सुनकर के लड़की बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, यह तो हमारा रोज़ का काम है, आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं। वह लड़की भी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर वह लड़के के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाते हैं। वह उस लड़की के चिन को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ लेता है और काफ़ी रफ तरीके से उसे पकड़े हुए था और उस लड़की को दर्द हो रहा था, लेकिन वह दर्द वह लड़की छुपा रखी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कि उस लड़की को भी उसके दर्द का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होने दे रही थी। और फिर वह लड़का कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट भी कर रहा था कि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ था कि मैं किसी को हर्ट कर दिया है, किसी की लाइफ ख़राब कर दी है, लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देख कर के मेरा वह वहम और वह गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर गलत नहीं किया हूँ। वैसे आज तक कितने लोगों का बिस्तर हॉट कर चुकी हो तुम, कितने लोगों ने तुम्हारे इस बॉडी को छुआ है, कितने लोगों की तुमने सर्टिफाई की हो, बोलो जवाब दो। उस लड़के की बात सुनकर के वह लड़की और हल्का सा मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, और अच्छा ही है, चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ में रंगरेलियाँ मनाई हो, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, तुम्हें बहुत हैप्पी कर सकती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हैप्पी कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। वह लड़की की बातें सुनकर के उस लड़के के अंदर खून खौल उठा था और वह भी खून गर्म कर रही थी उसकी बातें। वह लड़की को बिस्तर के पास ले जाता है, ज़ोर से बिस्तर पर गिरा देता है और उस लड़की के चेहरे पर वह अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह लड़का बहुत गुस्से के साथ अपना सटलेस हो जाता है। उसके बाद वह लड़की भी धीरे धीरे अपने सारे क्लॉथ को अपने बॉडी से निकालकर बिल्कुल अलग कर देती है। लड़की की बॉडी लड़के की आंखों के सामने थी। लड़की का बॉडी, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था, पतली सी कमर, परफेक्ट साइज, और उसकी बॉडी ना कहीं से कुछ ज़्यादा ना कम, और स्किन तो एकदम से मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट था। वह लड़का लड़की के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, आई वांट यू टू मेक मी सर्टिफाई करो। लड़की के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ वह लड़की को अपने करीब खींचता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगे थे। वह लड़का लड़की को ज़बरदस्त तरीके से किस करता है, मानो कि अपना गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन लड़की कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस अपना काम जारी रखी थी। वह लड़का बहुत रफली तरीके से लड़की के साथ अंदर एंटर करता है और फोर्सफुली वह करता शुरू कर देता है। चेहरे पर एक अजीब तरह के मुस्कान के साथ लड़की सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। यह लड़की का नाम लावण्य होता है और बेहद ही खूबसूरत थी। घने लंबे बाल, गोरी रंगत, दिखने में बिल्कुल परी की तरह लगती थी, कोई भी देखे तो उसे देखता ही रह जाए।
अपनी नज़रें हटाना भी भूल जाए, ऐसी थी लवन्या। लेकिन उसकी किस्मत कहाँ लेकर के आ गई थी उसे भी कुछ नहीं पता। लवन्या यहाँ कॉलेज टाइम में साइकिलिंग और बहुत ज़्यादा ही स्पोर्ट करती थी और काफ़ी एक्सरसाइज भी करती थी, जिस वजह से उसके हारमोन ख़त्म हो गई थी और टूट गई थी। हारमोन पहले ही खो तो चुकी थी। इस वजह से रुद्र के साथ यह सब करते वक्त लवन्या को ब्लड नहीं हुआ था, पर उसके लोअर साइड की टाइटनेस बता रही थी कि रुद्र अब लवन्या के अंदर एंटर करा था तो वह महसूस करता है कि लवन्या की बहुत टाइट है, ज़्यादा उसे दर्द भी हो रहा था। रुद्र इस बात से थोड़ा हैरान था। वह लवन्या की तरफ देखते हुए बोला, यह काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने पहले कभी यह सब किया है और के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रुद्र की बात सुनकर के लवन्या ने प्यार से रुद्र के चेहरे पर अपनी उंगलियों से चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक रखने के लिए ट्रीटमेंट लेती हूँ। तुम जैसे कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे यह लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर रही हूँ। हर कस्टमर को पहले यही वहम होता है, पर उन्हें अच्छा भी बहुत लगता है। लवन्या की बात सुनकर अब रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। सीरियसली यू आर टोटली ए स्टूपिड। यह सब करने के लिए अपनी बॉडी के साथ भी इतना खिलवाड़ तो तुम जैसी औरतें ही कर सकती हैं। रुद्र की यह बात सुनकर के लवन्या हंसने लगी थी, लेकिन लवन्या की हंसी रुद्र को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला रही थी। इस पर रुद्र और भी ज़बरदस्त तरीके से बिना लवन्या पर कोई भी रहम किए हुए पूरी ताकत के साथ लग जाता है। लवन्या को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के एक कोने से आंसू भी टपक जाता है, लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को साफ कर लेती है क्योंकि वह रुद्र को नहीं दिखा सकती थी। रुद्र बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। लवन्या पूरी बेशर्मी के साथ रुद्र को सेटिफाई करती है। लवन्या की यह बेशर्मी देखकर रुद्र हैरान था, कितना गलत था वह इस लड़की के बारे में, कितना मासूम समझा था उसने इस लड़की को। आज पहली बार रुद्र चौहान ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। यह तो सच में एक गिरी हुई औरत है। रुद्र तकरीबन घंटों तक पूरी रात लवन्या के साथ यह सब करता रहा। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। रुद्र शावर लेकर बाहर निकलता है, उसके बाद लवन्या शावर लेने के लिए चली जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। अंदर जाते ही लवन्या का सारा दर्द, सारी तकलीफ़ उसके चेहरे पर उभर आते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अपने मुंह पर अपना हाथ रख कर के साइलेंट तरीके से वह बहुत रोती है। शावर का पानी उसके बॉडी पर गिर रहा था। उसके बॉडी पर जगह जगह पर लाल नीले निशान बन चुके थे, जो बता रहे थे कि रुद्र ने कितनी दरिंदगी के साथ उसे नोच नोच कर उसे दर्द दिया है। उस पर अपना गुस्सा उसकी बॉडी पर निकाला था, लेकिन देखा जाए तो बॉडी पर कम और आत्मा पर ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक लवन्या अपनी आवाज़ को दबाए रोती ही रही और वह वॉशरूम में अपने पुराने दिनों की यादों में ही खो सी गई थी। वह कितना सुकून की ज़िंदगी था उसके लिए। वह सोचकर बहुत ज़्यादा ही उसे सुकून आ रहा था। जब वह छोटी थी उसके घर पर सब लोग कितने अच्छे से थे। उसका घर पूरा भरा हुआ था। सब लोग उसके घर के उसे बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार किया करते थे। 2 बहनें और 1 भाई था और मम्मी पापा थे। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसे भी बहुत ज़्यादा ही शौक था कि वह भी कॉलेज जाए। बाकी की लड़कियों के जैसे ही उसके भी सपने थे। वह खुलकर जिए, वह मौज मस्ती करे और उसकी भी कोई ख़ास दोस्त हो जिसे वह अपना सारा कुछ बयां कर सके। उसे गेम में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। वह कॉलेज के दिनों में भी गेम खेला करती थी। लवन्या और रुद्र पहले कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे, तभी तो रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसके साथ वह सब कर रहा था। रुद्र कोई और नहीं बल्कि इस शहर का बहुत रईस खानदान का चिराग रुद्र चौहान था और पैसे वाला बिजनेसमैन था और वह बिजनेस के साथ साथ पुलिस में भी था। बिजनेस उसको रियासत में मिली थी, लेकिन वह एक्चुअली तो पुलिस बनना चाहता था। शुरू से ही उसका एम था कि वह पुलिस ऑफिसर बने और वह भी पुलिस कमिश्नर बने, और वह आज पुलिस कमिश्नर के पद पर ही था। लेकिन वह बिजनेस भी कर रहा था। जब कोई ऐसा केस आता तो किसी से भी सॉल्व नहीं होता, वह उसे सॉल्व करता, और जब नॉर्मल केस होते तो उसके नीचे के पुलिस ही सॉल्व कर देते थे। तब तक वह अपना बिजनेस भी संभाल लिया करता था। रुद्र वह ज़्यादा ही हैंडसम था, शहर में बहुत बड़ा ही रुतबा था।
इस आदमी का पूरे शहर में इतना नाम रखा था कि रुद्र चौहान 27 साल का एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसकी शकल सूरत और उसकी मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सके। लेकिन रुद्र चौहान को प्यार शब्द बिल्कुल भाता नहीं था। जिंदगी में हर एक रिश्ता उसके सिर्फ और सिर्फ मतलब से बनाया था, और प्यार वह क्या होता है, कैसे होता है, उसे कोई आइडिया नहीं था। वह समझता था कि जज्बात सिर्फ इंसान को बेरहम बनाते हैं, और वह प्रैक्टिकल रहने में ही ज़्यादा विश्वास रखता था। वह उसके लिए जज्बात, इमोशनल फीलिंग्स, इन सब चीज़ों की उसमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू थी तो वह थी दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अपना एटीट्यूड। रुद्र चौहान की ठंडक आंखें लड़कियों को स्कैन कर रही थी। जब वह कॉलेज में एंट्री किया हुआ था तो सारी लड़कियां उसे ही उस वक्त घूरे जा रही थी, क्योंकि वह इतना हैंडसम था कि कोई भी एक बार देखे तो देखता ही रह जाता, वह चाहे लड़के ही क्यों ना हो। उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन वह किसी लड़कियों को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। इस कॉलेज में लवन्या को क्रेजा भी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वह भी किसी भी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखती थी, और ना ही वह चाहती थी कि कोई उसे देखे। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कई लड़कियाँ जलती भी थी। कभी कभार उसे लड़के भी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया करते थे। इसी तरह से एक दिन वह कॉलेज से घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे थे। उसका रास्ता रोक लिए थे, और उसी रास्ते से रुद्र भी जा रहा होता है कि रुद्र उसे देख लिया था कि किसी लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वह अपनी लग्जरी कार से उतरा और उन लड़कों के पास गया और कहने लगा, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। वह लड़के बहुत ही बदतमीजी तरीके से कहने लगे कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना रास्ता देखो, हमें तो बस इस लड़की से मतलब है। लेकिन यह भी पागल है, मान नहीं रही है। हम इसे कई बार बोले कि हमारी बात मान लो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे और जो तुम चाहोगी वह तुम्हें हम देंगे, लेकिन हमें खुश कर दो। लेकिन यह मान ही नहीं रही है। क्या तुम यह लड़की को मना सकते हो? ज़रा एक बार बात तो करके देखो। तभी एक लड़का इतना बोला ही था कि रुद्र ने उस लड़के के चेहरे पर एक पंच मारा, और इतना मारते रहा जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। इतना देख करके उसके साथ दो लड़के और थे, वह भी रुद्र को पंच मारने लगे थे। लेकिन रुद्र भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह भी दोनों को पंच पर पंच मारते हुए उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। और यह सब देख करके लवन्या पूरी तरह से डर और खौफ में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रुद्र लवन्या के करीब आया और कहने लगा, ठीक तो हो ना? इतना सुनकर के लवन्या कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, चलिए मैं आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। लवन्या कहने लगी, नहीं मैं चली जाऊँगी। इतना सुनकर के रुद्र बोला, नहीं चलिए, कहीं हो सकता है कि यह गुंडे फिर से आ गए तो। तभी रुद्र लवन्या को पहली बार नज़र उठाकर देखा था, और शायद किसी लड़की के ऊपर भी लवन्या उसे बहुत ही खूबसूरत लगी। एक पल के लिए तो वह खो सा गया था, लेकिन दूसरे पल ही अपने सर को झटक देता है और कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और फिर वह एक तरफ लवन्या को कार में बैठाता है और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। इतने में ही कार चलते हुए पूछने लगा था, आप कहाँ से आ रही हैं? क्या आप भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ती हैं क्या? लवन्या ने कहा। वह भी सेकेंड ईयर में थी, लेकिन अभी तक रुद्र बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके क्लास में कौन लड़की पढ़ती है और कौन नहीं। लवन्या भी सेकेंड ईयर में ही थी और रुद्र भी, लेकिन लवन्या भी नहीं जानती थी कि रुद्र भी उसी के क्लासमेट है। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना इंट्रो दिया। लवन्या ने पहली बार रुद्र को देखा था और वह सच में रुद्र में वह भी खो गई थी, क्योंकि रुद्र हैंडसम बहुत था और लवन्या भी, लेकिन दोनों ही अलग ख्यालात के थे। वह दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर दिए। दोनों के सोच भी एक दूसरे में जा रहे थे, लेकिन वह दोनों अपने अपने सोच को झटक दिए थे। लवन्या को रुद्र उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया और वह अपने घर चला गया। लवन्या इस वक्त रुद्र के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगर वह नहीं आया होता तो वह लड़के उसके साथ पता नहीं क्या करते। यह सोच कर के बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी, लेकिन फिर रुद्र का ख्याल आते ही वह शांत सी हो गई थी। रुद्र उसको कैसे बचा लिया उन गुंडों से, इतना सोचकर लवन्या पूरी तरह से स्माइल करने लगी थी और फिर वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गई थी। उधर
रुद्र का भी वही हाल था। लावण्य को बचाते हुए उसे थोड़ा लावण्य के चेहरे पर डर और उसकी आंखों में आंसू देखकर वह भी लावण्य की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। अगली सुबह दोनों कॉलेज गए तो दोनों कॉलेज के ग्राउंड में टकरा जाते हैं। तभी लावण्य उसे सॉरी कहने लगती है। यह देखकर के बाकी के लड़के और लड़कियां बिल्कुल हैरान होती हैं कि कैसे आज रुद्र एक लड़की को सॉरी बोल रहा है, क्योंकि वह तो पूरे तरह से एटीट्यूड में रहता है। अगर सामने वाले की गलती नहीं भी होती तो वह सामने वाले को ही डांट देता था, लेकिन आज तो लावण्य को ही सॉरी बोल रहा है। सारे लोगों को लगने लगा था कि लावण्य और रुद्र के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उन दोनों के अंदर कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था यह उन दोनों को भी नहीं पता था। इसी कॉलेज में एक शक्ति नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ गंदा नज़रिए का था। उसकी नज़र लावण्य पर शुरू से ही टिकी हुई थी। उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। वह लावण्य को बार बार परेशान करता रहता था। लावण्य की एक दोस्त गीता थी जो कि बहुत ज़्यादा ही लावण्य के करीब थी। वह लावण्य की हर तरह से मदद किया करती थी। गीता शक्ति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत ज़्यादा ही गंदा लड़का है। वह लावण्य को हमेशा नीचा दिखाने और उसके साथ गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार ऐसे ही कॉलेज के लाइब्रेरी में बोला था, तुम्हें फिजिक्स की मैम बुला रही हैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, और वह गीता भी नहीं आई हुई थी। लावण्य उस वक्त अकेले ही लाइब्रेरी में चली जाती है, पर उस लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है सिवाय शक्ति के। शक्ति ने लावण्य के साथ बदतमीजी करने लगा था। इतने में ही वहाँ पर रुद्र आ जाता है और रुद्र लावण्य को शक्ति के साथ देख लेता है। जब शक्ति रुद्र को देखा तो लावण्य के साथ ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि लावण्य की ही गलती हो और वह लावण्य ही उसके साथ गलत कर रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। यह गलत फहमी ऋषि ने जानबूझकर रुद्र के दिमाग में डाला और दिखाया। लावण्य भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। लावण्य बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। रुद्र सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लावण्य ऐसी लड़की नहीं है, क्योंकि शक्ति कॉलेज का प्रिंसिपल का लड़का था। लावण्य की जाने के बाद शक्ति ने रुद्र से कहने लगा, तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, यह बहुत ही गिरी हुई है। देखा तुमने कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे रोकने की कितनी कोशिश की। यह सब वो इसलिए कर रही थी कि मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, और वह कहे जा रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तो उसे आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ही सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन पेपर मेरे घर पर ही होता है, ताकि मैं क्वेश्चन सेट उसे दिखा सकूं और वह पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ जाए। इसी वजह से वह मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती है। मैंने साफ साफ मना कर दिया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी थी। कहने लगी ज़बरदस्ती कर दूंगी तो तुम नाक रगड़ते हुए मेरे करीब आ जाओगे। मैं कब से कह रहा था कि कोई हमें देख लेगा, लेकिन वह मान ही नहीं रही थी, अपना काम किए जा रही थी। और वह यह सब कह करके बहुत ही बदतमीजी की तरह चेहरा बनाए हुए अंदर से खुश होता हुआ रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि लावण्य ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन लावण्य कॉलेज आती रही और शक्ति उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाता रहा और वह रुद्र को उसके खिलाफ करता रहा। लावण्य रुद्र को पसंद करने लगी थी, पर रुद्र तो देखना भी अब पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक बार कॉलेज में पूरे लड़के और लड़कियां मिलकर के लावण्य को बुरा भला कहे जा रहे थे, और वह भी शक्ति के कहने पर। गीता बहुत ज़्यादा ही घबराया जा रही थी और वह सबको बोल भी रही थी कि ऐसा मत बोलो, लावण्य ऐसी बिल्कुल नहीं है। पर किसी ने भी नहीं गीता की बात सुनी और ना ही लावण्य की। लावण्य रुद्र की तरफ जाकर के उसे बोली कि तुम समझाओ सबको, सब लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, हेल्प करो। लेकिन रुद्र तो उसे दूर हो चुका था और उसे झटक कर वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त रुद्र उसको देखना भी नहीं चाहता था, जैसे कि वह उसकी दुश्मन हो। उसके शक्ल से भी उसे नफरत सी होने लगी थी। लावण्य उसे प्यार करने लगी थी, कहीं न कहीं रुद्र भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन यह सब होने के बाद रुद्र बहुत ही ज़्यादा अजीब ट्रीट करने लगा था। सबकी बकवास सुने जा रहा था और देखे जा रहा था, लेकिन उसको जो
सच था, वह तो लवन्या के प्रति पूरी नेगेटिव हो चुका था और वह सिर्फ और सिर्फ शक्ति की वजह से था। शक्ति अपने चाल में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रहा था कि अब रुद्र लवन्या को कभी भी हेल्प नहीं करेगा और वह शायद सही भी था, क्योंकि रुद्र अब लवन्या के किरदार को बिल्कुल ही नेगेटिव ले चुका था। वहीं दूसरी तरफ गीता का भाई जय कहीं ना कहीं लवन्या को पसंद करता था, पर वह लवन्या से कह नहीं पाता था। जय बहुत अच्छा लड़का था, वह रुद्र को ही जानता था। रुद्र के साथ ही जय भी रहा करता था। एक बार जय और रुद्र बात कर रहे होते हैं कि लवन्या बहुत ही गलत है। रुद्र ने कहा तो जय कहने लगा, नहीं रुद्र, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं लवन्या को अच्छे से जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती है। रुद्र कहने लगा, मैंने उसे देखा है, वह शक्ति के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। इतना सुनकर के जय कहने लगा, तुम गलत हो, और वह अपने फ़ोन को ओपन कर उसमें CCTV कैमरे के फुटेज दिखाने लगा और वह CCTV कैमरे में लीक हुई वीडियो, जो कि जय ने अपने कॉलेज के CCTV कैमरे के वीडियो चेक कर रहा होता है कि उस टाइम यह लवन्या की वीडियो मिलनी थी, क्योंकि जय इस कॉलेज का लीडर था और वह हमेशा यह सब कुछ चेक करता रहता था। रुद्र इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से हैरान था और वह सोच में पड़ गया था कि मैं कितना गलत सोच लिया था लवन्या के बारे में। मैंने उसे कल बचाया भी नहीं, क्योंकि सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और मैं भी सब लोगों के जैसे ही निकला। मैं भी उसके प्रति बुरा ही सोच लिया था, पर लवन्या बुरा नहीं थी। उसके बाद से लवन्या कॉलेज में आना ही छोड़ दी थी, जबकि उन लोगों का लास्ट ईयर ही चल रहा था। उन लोगों की कॉलेज कंप्लीट होने वाली थी और उसके 1 महीने पहले ही लवन्या अपने कॉलेज छोड़ चुकी थी। रुद्र उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन लवन्या का कहीं भी पता नहीं चला। गीता से भी पूछा, जय से भी पता करने की कोशिश किया, लेकिन लवन्या कॉलेज नहीं आई और ना ही वह एग्ज़ाम में आई। रुद्र अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही पछतावा कर रहा था और उसे इस बात की रिग्रेट भी थी कि वह लवन्या को गलत समझ रहा था। तभी वॉशरूम के दरवाजे जोर से खटखटाहट की आवाज़ आई। लवन्या अपने होश में आई और वह देखती है कि वह तो वॉशरूम के कोने में बैठी है। यह सारी बातें सोचे जा रही थी। कुछ देर वॉशरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद लवन्या नहा धोकर बाहर निकलती है। रुद्र पूरी तरह से रेडी हो चुका था, वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और लवन्या के पास आकर उसे चेक को लवन्या के ऊपर उछाल देता है। यह पकड़ो तुम्हारी रात की सर्विस की कीमत। लवन्या अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी तरह से बेशर्मी के साथ वह चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर लवन्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह रुद्र को देखते हुए बोली, थैंक यू सर, अमाउंट देख करके लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई है, दोबारा ज़रूर आइएगा। रुद्र लवन्या के बाल पकड़ के उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है और उसे लवन्या के बालों को बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़कर अपनी मुट्ठी में जोर से खींच के रखा था कि लवन्या को दर्द भी हो रहा था और लवन्या दिखा भी नहीं रही थी उसे दर्द हो रहा है। रुद्र गुस्से में दांत पीसते हुए लवन्या से बोला, सवाल ही नहीं उठता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ एक रात से ज़्यादा बेड शेयर करता। यह रुद्र चौहान के रूल्स के खिलाफ है, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। लवन्या ने जवाब दिया, वाह सो बैड, इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लवन्या हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं है, आप नहीं तो कोई और मोटी पार्टी से मिल ही जाएगा। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए भी मुझे तैयार होना है, खूबसूरत ड्रेस लेनी है, एक बहुत ही लग्जरी का सेट लेना है, उसके बाद पार्लर भी जाना है। तैयार होने के लिए बहुत बिजी हूँ मैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर रुद्र चौहान। यह बोल करके लवन्या अपना चेक लेकर के कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ अपॉइंटमेंट आज रात को लवन्या के कह गए। यह शब्द सुनकर के रुद्र हैरान था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। रुद्र वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर से निकलने के बाद लवन्या सीधे अस्पताल जाती है। उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। लवन्या डॉक्टर के पास जाती है, जो कि अपने कैबिन में बैठे हुए थी। लवन्या को देखकर डॉक्टर बोली, अरे आप आ गई, हमने आपको कितनी सारे कॉल किए, आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। लवन्या माफ़ी मांगते हुए बोली, थोड़ी घबराई हुई सी थी। आई एम सॉरी डॉक्टर, वह हमें किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वह कैसी हैं, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने लवन्या को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत ख़राब हो गई थी, वह बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रही थी, इसीलिए हमने आपको इतने सारे कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर के लवन्या का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद हो गया था
अब वह कैसी हैं? डॉक्टर ने लवन्या को शांत करते हुए जवाब दी, अब वह बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। यह सुनकर के लवन्या को राहत की सांस आती है। डॉक्टर लवन्या से बोली, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है, वह कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं, काफ़ी कम हैं। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसा खर्च करना चाहेंगी? यह सुनकर के लवन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उन्हें नहीं खोना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर लवन्या को शांत करते हुए बोली, मैं समझती हूँ, डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखिए। उनकी केमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है, उसके बाद उनकी कुछ बहुत ही महंगी मेडिसिन चलेगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाएँ। लवन्या यह सुनकर के एक गहरी सांस लेकर के हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर आप फिक्र मत करिए, आप सिर्फ इलाज करना शुरू करिए, खर्च मैं दे दूँगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इस चीज़ में लगी हुई हूँ। यह सुनकर के डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और अपना सर हिला दी और वह वहाँ से अपने पेशेंट को देखने के लिए चली जाती हैं। इस वक्त लवन्या हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहाँ पर जाकर वह देखती है कि बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई है जो कि काफ़ी बेजान लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे उनके शरीर से जान ही चली गई हो। वह एकदम लाश की तरह लग रही थी। उस औरत को इस हालत में देखकर लवन्या को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि लवन्या की अपनी माँ थी, जो कि कैंसर से जूझ रही थी। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उनका शरीर एकदम से खोखला हो रखा था। लवन्या हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छिपाकर वार्ड के अंदर जाती है। वह बिस्तर पर पड़ी हुई बेजान सी जैसे लवन्या को देखती है, अचानक ही जैसे उनके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके लवन्या को पास में आने का इशारा करती हैं। लवन्या पास आकर के उस औरत का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। माँ कैसी हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर ने पता है क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा है कि आप अच्छा रिकवर कर रही हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी माँ, चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम पहले जैसी। लवन्या की माँ जानती थी कि लवन्या आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह थी वह वहाँ से सिर्फ मौत की तरफ जा सकती थी, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी लवन्या उन्हें हौसला दिए जा रही थी। वह जानती थी कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वह माँ थी, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे दर्द को वह बड़ी आसानी से देख सकती थी। और माँ होती ही ऐसे है जो कि अपने बच्चों के छिपे हुए दुख दर्द को भी बहुत आसानी से समझ जाती हैं। लवन्या की माँ को फिक्र अपनी नहीं, अपने फूल सी बेटी की थी। लवन्या दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी माँ इस अकेली दुनिया में कैसे जिएगी। उसकी माँ का नाम लता था, लता कुकरेजा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। लवन्या के पापा और मम्मी उसके भाई के स्कूल में जा रहे थे कि जो कि उसके भाई के स्कूल में प्रोग्राम शो होने वाला था। उसी में सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था और वह वापस लौट कर आ रहे थे कि उसके पापा मम्मी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पापा और भाई एक्सीडेंट के वक्त ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन उसकी माँ बच जाती है और वह रिकवर कर लेती है। लेकिन उन्हें पहले से कैंसर भी होता है। जब उसके पापा थे वह अपनी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे, पर उसके पापा के जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने यानी कि उसके चाचा ने ही उसकी सारी कंपनी भी हड़प ली थी और लवन्या के माँ बहन को लवन्या को घर से निकाल चुके थे और उसके चाचा सारे कुछ घर जमीन जायदाद हड़प चुके थे। लवन्या के ऊपर क्या बीत रही थी वह लवन्या ही जानती थी। जब उसके पापा थे तब उसके परिवार बहुत अच्छा खासा चलता था, सारी खुशियाँ थी। उसकी मम्मी का इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन उसके पापा के जाने के बाद तो जैसे घर में मातम सा छा गई थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ सा छा गया था। यही कारण था कि लवन्या कॉलेज जाना भी बंद कर दी थी और उसकी छोटी बहन थी जो कि अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह अपनी कमाई से ही अपनी छोटी बहन की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में भी करवाती थी और अपनी माँ का भी देखभाल करती थी। और वह इतनी महंगी की दुनिया में इतना सब कुछ संभालना उसके लिए कोई खेल नहीं था। लेकिन रुद्र उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। आगे लवन्या के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।